हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का अध्याय 9 पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा किस तरह जो है कानून के जरिए सुधार हुआ, आंदोलन हुए, फिर आंदोलन के कारण जो है सुधार हुआ और सुधार के बाद में जो है इस सुधारों को जो है फॉलो नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के विषय में। तर्क और वितर्क, ठीक है। तो 1970 के दशक में जो औद्योगिक जो है इतिहासकार जो है उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है ब्रिटेन में 1780 दशक में जो है 1820 के दशक में बीच में हुए औद्योगिक विकास और विस्तारों के लिए ही करते थे। यानी 1780 से, ठीक है, 1820 ये जो समय जो था इसे औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक विकास भी कहा गया। उसे औद्योगिक विकास भी कहा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेकिन उसके बाद इस शब्द का प्रयोग अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। यानी अब जो है इन औद्योगिक क्रांति को जो है चुनौती जाने लगी। कैसे? देखिए आप कि दरअसल औद्योगिक क्रांति की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं हुआ। यानी अगर हम कहें तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग गया। और जो क्रांति हमने देखा है, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, ब्रिटेन में, और भी जो क्रांति हुई है राजनीतिक क्रांतियाँ, वो कुछ वर्ष के अंदर ही, एक वर्ष के अंदर ही जो है या एक वर्ष के भीतर ही जो है खत्म हो गई, या साल से 2 साल चल के। पर इस क्रांति ने कई साल ले लिए इसको, तो इसलिए इसको औद्योगिक क्रांति कहना जो है गलत होगा पहली बार, ठीक है। तो इसके द्वारा इससे पहले मौजूद जो प्रक्रियाओं के आगे नए स्तरों पर लगाया गया है, और इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा, ठीक है। तो ये कहना है मतलब ये कि कह रहे हैं कि धन का प्रयोग अधिक होने लगा, व्यापक पैमाने पर होने लगा, फैक्ट्री में और भीड़ हो गई, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में शुरू होने के काफ़ी समय बाद जो है इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है कई फैक्ट्रियाँ व खाने नहीं थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। यानी कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के शुरू होने के काफ़ी समय बाद जो है इंग्लैंड में बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है कोई फैक्ट्रियाँ खाने नहीं थी। यानी उस समय हम देखें तो जब 18वीं शताब्दी जब खत्म हुई और 19वीं शताब्दी जब वापस शुरू हुई, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में जो है फैक्ट्री कारखाने नहीं थे, तो इसे औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इंग्लैंड में जो है परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ और प्रमुख रूप से जो है लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम या फिर न्यूकासल्स नगरों के चारों ओर, ना कि संपूर्ण देश में। यानी ये जो औद्योगिक क्रांति केवल एक सीमित प्रदेशों के अंदर, प्रांतों के अंदर ही हुई और पूरे देश में क्यों नहीं हुई, उसके पीछे काफ़ी तर्क भी दिए गए कि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही क्यों हुआ। अगर क्रांति थी तो पूरे देश में होती, ठीक है। तो ये लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या फिर न्यूकासल्स जो क्षेत्र है वहाँ पर ये औद्योगिक क्रांति हुई, ना कि संपूर्ण देश में। तो इसे औद्योगिक क्रांति नहीं कह सकते। क्या कपास या लोहे उद्योग में अथवा विदेशी व्यापार में जो हम देखें तो 1780 दशक में जो है 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांति कहा जा सकता है। नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो है कर्षणकारी जो है समृद्धि हुई। ये भी एक ऐसे कच्चे माल पर आधारित थे जो ब्रिटेन के बाहर से मंगवाया जाता था, और जो है तैयार माल दूसरे देशों में जो है विशेषता बेचा जाता था। धातु से बनी जो मशीनें या भाप की जो शक्ति के जो इंजन जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है दुर्लभ रही, ठीक है। तो इतनी जो मशीनें वो क्या थी, दुर्लभ रही, यानी आम लोगों तक या और देशों तक नहीं पहुंच पाई, या ब्रिटेन में जो है ये मशीनें जो है नहीं जो है बिक पाई या फैल पाई, या दुर्लभ मानी नहीं मिलती थी। ब्रिटेन के आयात निर्यात में जो 1780 के दशक में जो तेजी से वृद्धि से हुई, उसका कारण ये भी था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो है उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापारिक बाधित हो गया था, तो फिर से शुरू हो गया। और इस वृद्धि को तीव्र कहकर जो है अंकित किया गया, क्योंकि जिस बिंदु से ये उसका प्रारंभ हुआ वही उसका काफ़ी नीचे था। यानी कहना मतलब है कि जब औद्योगिक क्रांति में डिमांड बढ़ी, ठीक है, हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति में अगर विकास हो रहा है, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो जब अमेरिका में जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय जब मांग बढ़ने लगी और इस मांग को पूरा करने के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ और मशीनों से अधिक उत्पादन हुआ, तो क्या मशीनों का आविष्कार, क्या उत्पादन अधिक करना औद्योगिक क्रांति कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता, ठीक है।
तो उसके बिंदु से काफ़ी नीचे थी। तो आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक ये दर्शाते हैं कि सशक्त औद्योगिकरण जो है 1815 से 1820 से पहले ही के बजाय बाद में दिखाई दिया था। कैसे कि 1793 के बाद दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों में विघटनकारी जो है प्रभाव का अनुभव भी किया गया। औद्योगिकरण को देश के धन की पूंजी के आधारभूत ढांचों पर तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए आधिकारिक जो है निवेश करने में, सुविधाओं की कुशलतापूर्ण उद्योग के स्तर को बढ़ाने के लिए भी इनके साथ उनको जोड़ा जाने लगा। तो हमने देखा किस तरह जो है हर एक व्यवस्था को जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देखते हैं हम इसमें और चीज़ जो क्या है। तो देखिए आर्थिक परिवर्तन के बारे में फिर हमने बात करी थी। तो फिर धीरे धीरे जो है ये जब बढ़ने लगा 1820 और 40 के बाद धीरे धीरे जो है औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। तो 1840 के दशकों में तक कपास, लोहा, इंजीनियरिंग उद्योग में आधे से कम जो है औद्योगिक उत्पादन होता और तकनीकी प्रगति जो है उन्हीं शाखाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अन्य उद्योग धंधों में देखी जा सकती थी। तो इस तरह से जो है ये सारे काम जो है औद्योगिक विकास के अंदर किए जा रहे। तो इस तरह से औद्योगिक विकास जो है होने लगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ब्रिटेन में औद्योगिक विकास जो है 1815 के पहले से ही अपेक्षा उसके बाद में अधिक तेज़ी से हुआ। और फिर जो है एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जो है इतिहासकारों ने जो है इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1860 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन में जो एक साथ दो काम करने की कोशिश की, पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। ये उस समय कह रहा है कि दो बातें छिड़ गई यहाँ पर कि एक तो पहला था औद्योगिकरण करना, ठीक है, औद्योगिकरण करना, दूसरा युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना। तो हम देखते हैं कि देखें तो शायद इसमें से एक काम में ये असफल रहा। और ब्रिटेन में जो है 1760 के बाद जो है 60 वर्षों तक 36 वर्षों तक जो लड़ाई में व्यस्त रहा और पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई और युद्ध लड़ने के में खर्च भी की गई। और यहाँ तक कि युद्ध में जो 35% जो खर्च जो है हम देखें तो लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा भी किया गया था इंग्लैंड के अंदर। और खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ी और इतनी तेज़ी से बढ़ी कि गरीबों के पास उनकी उपभोक्ता सामग्री जो खरीदने के लिए बहुत कम पैसे जो है यहाँ पर बचते थे। तो नेपोलियन को देख की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा जो है उनको नाकाम करने वाली कोशिश ने जो है पूरे महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से जो अवरुद्ध कर दिया। और फिर यहाँ पर इससे ब्रिटेन के निर्यात होने वाली अधिकांश जो है सामग्री जो है उसमें जो है व्यापारी की पूंजी से पहुँच से बाहर हो गई। तो धीरे धीरे हमने देखा किस तरह जो है ये सभी जो है युद्धों की मांग को पूरा करने के लिए वहाँ के जो है उद्योगों को प्रभावित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो की गई। तो क्रांति के साथ प्रयुक्त जो औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित थी और ये इसके दौरान जो है स्थानांतरण हुए आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित ही नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार जो है इन क्षेत्रों में परे और उसके जो है समाज के भीतर भी जो है हुआ। फलस्वरूप दो वर्गों की प्रधानता मिलती है। पहला था बुजुर्ग वर्ग और दूसरा यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों या देहाती इलाकों में रहने वाले मजदूरों का सर्वहारा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द मिलता है, बुजुर्गा मध्यम और सर्वहारा, ठीक है, देहाती लोग जिसे कहते हैं हम सर्वहारा मजदूर वर्ग, ठीक है। ये दो वर्ग जो है यहाँ पर उत्पन्न हुए और 1851 में लंदन के विशेष रूप से जो निर्मित जो है स्फटिक प्रासाद में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम और तो दर्शकों की काफ़ी बड़ी भीड़ जो है इस समारोह को देखने उमड़ पड़ी। और उस समय देश की आधी जनसंख्या जो शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में जो जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे लगभग उतनी ही फैक्ट्री या कारखानों में कार्यरत थे। तो 1850 के दशक में जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अनुपात अचानक बढ़ गया और उसमें से अधिकांश लोग उद्योग में काम करते थे, यानी वो श्रमजीवी वर्ग के थे। और अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भागी देहाती इलाकों में रहता था और औद्योगिकरण की रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में से हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन
में इतिहासकार E मसन ने कहा है कि 1850 से 1914 के तक की अवधि को जो है एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट और अन्य किसी भी जो है परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेज़ी से व्यापक रूप से हुआ। तो हमने देखा है इस वीडियो में कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है या जब हम कोई चीज़ को जब आविष्कार कर रहे हैं, तो आविष्कार कब करते हैं, जब हमें उस चीज़ के बारे में समस्या कैसे उसका उत्पादन अधिक कर सकते हैं, कैसे उस समस्या हल कर सकते हैं, तो हल करने के लिए आविष्कार हुआ, तकनीक का इस्तेमाल हुआ और फिर आविष्कार से औद्योगिक क्रांति जो है तेज़ी से विकसित होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, बाजार बढ़ने लगे। तो नेचुरल बातें। अब देखते हैं हम इसके अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर हम कहते हैं आपको कि पहली बात तो तर्क। तो एक बहुत अजीब बात है तर्क में, हम देखते हैं कि तर्क में फैक्ट्रियाँ खुली, कारखाने खुलने लगे, खनन कार्य होने लगा, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, लोगों को पैसा मिलने लगा आमदनी का, लोगों को जो है शहर के आसपास बसने का मौका मिला, अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका मिला। पर यदि हम देखें तो वितर्क में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उस समय जब ये औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय विपक्ष में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड उस समय जो है वो अपने और देशों को उपनिवेश बनाने के लिए युद्ध लड़ रहा था और युद्ध में जो है कई हानियाँ हुई, कई जो है जनधन की हानि होने लगी। इस आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए वहाँ पर जो है उन सैनिकों को जो है खाद्य सामग्री या फिर चिकित्सा संबंधी या यंत्र संबंधी, हथियार संबंधी जो वस्तुओं की आवश्यकता थी, इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस समय इस काल के अंदर जो है उत्पादन अधिक होने लगा और इस उत्पादन को हमने औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया। पर ऐसा कहना उचित हो भी सकता है क्योंकि उस समय हमने देखा है कि जब डिमांड बढ़ने लगी तो फिर मशीन का इस्तेमाल होने लगा मांग को पूरा करने के लिए। यानी जब मांग बढ़ने लगी और जब मांग समय पर पूरा नहीं हो रही है, बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है वस्तु, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम मशीनों का इस्तेमाल करके अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं, अत्यधिक जो है उस डिमांड को, इस मांग को पूरा कर रहे हैं। तो इसे हमने औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया। तो केवल उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति नहीं होता है। हमने देखा किस तरह जो है यहाँ पर उत्पादन को ही औद्योगिक क्रांति का जो है आधार मान लिया गया है, ये कहना गलत है। ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास जो है आमदनी होने लगी। अब वितरण में और भी चीज़ देखिए, जो मजदूर वर्ग था उसका शोषण होने लगा। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति केवल ऊंचे तबकों के लोगों के लिए थी, ना कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए। यानी मजदूरों का जो है अत्यधिक जो है शोषण होने लगा, उनको जो गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश कर दिया गया, वो शहर में निवास नहीं कर सकते थे, उनकी आमदनी कम थी, खाद्य सामग्री से समस्याएं और जो दैनिक जो जीवन संबंधी वस्तुएं हैं वो उनको खरीद नहीं सकते थे। और ऐसी कंडीशन में जो है उसे हम औद्योगिक क्रांति नहीं कह सकते हैं या शहर का औद्योगिक विकास नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तमाम जो मशीनें, जो उपकरण जो है, जो हम उस समय उद्योगपति या अभिजात वर्ग जो उसका इस्तेमाल करते हैं, गरीब तबके के लोग और मध्यम वर्ग के लोग जो है इन उपकरणों को, मशीनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके जो है मूल्य काफ़ी अधिक हुआ करता था। तो ऐसे कहना ये अनुचित है। तो हम ये मानते हैं कि किस तरह जो है औद्योगिक क्रांति के जो है कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हुई हैं। इस औद्योगिक क्रांति के विपक्ष में हम देखें तो बहुत सारी बातें और भी हैं कि इस औद्योगिकरण से जो है ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, बीमारी का स्तर बढ़ गया, नई नई बीमारियां जनित जो है सामने आने लगी और लोग जो है इससे ग्रसित होने लगे और कई सैकड़ों या हज़ारों के लोगों की जो है इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है औद्योगिक क्रांति के जो है कुछ लाभ भी और कुछ हानि, जिसको हम पक्ष और विपक्ष या तर्क या वितर्क भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि इस तरह औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में कुछ ही शहरों के अंदर जो है संपन्न हुई। तो इस तरह से जो है आज हमारा ये चैप्टर 9 जो है 9 जो है ये पूरा हो चुका है और इसका जो है औद्योगिक क्रांति के जो है कारण, आविष्कार, तर्क वितर्क, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैप्टर भी है। तो ये परीक्षा में आ सकता है। तो आप जो है इसकी तैयारी नोट कर लीजिए, इसके नोट्स जो है बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। ये तमाम जब बातें जो है इसको आप पूरा कर जो है अपनी नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और चैप्टर के जो अगले अध्याय है उसकी और हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू।